नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ चित्रा सिंह। असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से भड़काऊ जहर उगला है और निशाने पर रही मोदी सरकार। ओवैसी ने खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर हैदराबाद ओल्ड सिटी पर सर्जिकल स्ट्राइक की तो हम चूड़ियां पहनकर नहीं बैठे हैं। साथ ही मोदी सरकार से चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक करने का चैलेंज भी किया। ओवैसी के भड़काऊ बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी अपने विवादित और तीखे बयानों के चलते हमेशा चर्चाओं में बनी रहती हैं और उनकी निशानी पर रहती है मोदी सरकार। इस बार भी ओवैसी ने फिर से एक बार बीजेपी पर हमला बोला। तेलंगाना के सदाशिवपेट में एक रैली को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि बीजेपी के लोगों को केवल तोड़ना आता है। ओवैसी ने चुनौती देते हुए कहा, अगर हैदराबाद की ओल्ड सिटी की तरफ उंगली उठाई गई तो हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। ये किसी की बाप की जागीर नहीं है। अपने भड़काऊ अंदाज में ओवैसी ने कहा कि वो जो भी करते हैं अपनी ताकत के दम पर करते हैं। ओल्ड सिटी पे सर्जिकल स्ट्राइक करते बाप की जागीर है। सब करते, बोलो मैं अकेला ठहर तो आओ देखेंगे क्या होता। सर्जिकल स्ट्राइक करते क्या हम क्या चूड़ियां पहन के बैठे हैं? और हमारी माँ और बहनें चूड़ियां पहन के भी बैठी है तो उन्हों काफी है तुम्हारे लिए। पाथा बस्ती में सर्जिकल स्ट्राइक, अबे जाके चीन पे कर दो। मैं तो बोल नरेंद्र मोदी को कि चीन को खाल के फेंको। डेप्सांग और डेमचाक से 2000 स्क्वायर किलोमीटर चीन कब्जा करके बैठा। नहीं, हम ओल्ड सिटी पे सर्जिकल स्ट्राइक करते। ओवैसी के भड़काऊ बयान के बाद बीजेपी के रिएक्शंस भी सामने आए हैं। बीजेपी ने ओवैसी को घृणा की राजनीति करने वाला करार दिया और प्रोपेगेंडा का सरगना बताया। देखिए, ओवैसी साहब की राजनीति कहीं ना कहीं बहुत कुंठित और संकुचित मानसिकता के साथ घृणा से भरी होती है। वो एक दूसरे पे वार करके एक दूसरे का क्या मतलब, सीधे सीधे भाजपा और सरकार के ऊपर बेवजह के प्रोपेगेंडा का जो गैंग है उसके मुझे सरगना वो लगते हैं। वो सवाल करते हैं धर्म आधारित। उनकी राजनीति का केंद्र बिंदु धर्म है और धर्म भी जो तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा का केंद्र बिंदु मुस्लिम समाज है। सर्जिकल स्ट्राइक, आप बैरिस्टर हैं, कहीं किसी दूसरे देश में एक पूरा का पूरा व्यवस्था है, एक पूरी कूटनीति है, एक विदेश नीति का मामला होता है, रक्षा नीति होती है। आप पढ़े लिखे बैरिस्टर हैं, वो गरीब मुसलमान तो कम पढ़े लिखे हो सकता उन्हें समझ में ना आए, इसलिए उनको भड़काने का काम करते हैं। लेकिन जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं वो समझ रहे हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ राजनीति वोट बैंक। ओवैसी के बयान पर अब घमासान छिड़ा हुआ है क्योंकि ओवैसी ने सीधे तौर पर बीजेपी को खुली चुनौती दे दी है। इतना ही नहीं बल्कि मुसलमानों की ताकत दिखाने का दावा भी कर दिया है, जिससे सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या अब ओवैसी एक समुदाय को साथ में लेकर सरकार से जंग करना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो असदुद्दीन ओवैसी लगातार अपने बयानों के लिए चर्चा में और सुर्खियों में बने रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा ही एक बार बयान दे दिया है। अभी हमने आपको पूरी रिपोर्ट दिखाई है जिसके जरिए आप समझ चुके होंगे कि पूरा मामला क्या है। अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ उन्होंने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा और ये कहा कि अमित शाह जिस तरीके से कहते हैं कि हैदराबाद ओल्ड सिटी पर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, लेकिन अगर हिम्मत है तो मोदी सरकार चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं करती है? और हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, हमारी बेटियां, हमारी बहनों ने चूड़ियां पहनी है, वो उतना काफी है। अब इसके बाद देखिए बयानबाजियों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। बीजेपी कहां पीछे रहने वाली है? बीजेपी की तरफ से भी इसे प्रोपेगेंडा बताया जा रहा है, मुस्लिमों को साधने के लिए एक रणनीति बताई जा रही है। चूंकि असदुद्दीन ओवैसी के बोल क्या है ये भी साफ देख लिया गया है और सवाल कई सारे हैं। सवाल ये कि क्या मोदी विरोध में ओवैसी अब धमकाने पर उतर आए हैं? क्या अब सरकार से असदुद्दीन ओवैसी जंग चाहते हैं? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके हम जवाब आज लेंगे, लेकिन ये बयान अपने आप में ही कहां जाता है, क्या इसके मायने हैं, ये समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। चूंकि सभी को पता है तेलंगाना में विधानसभा चुनाव है और उससे पहले यहाँ की रणनीति क्या बन रही है, साधने की कोशिश हर पार्टी देखिए लगातार जुड़ी हुई है, बीजेपी कांग्रेस से लेकर। और असदुद्दीन ओवैसी
हर चीज वो करने में जुटे हैं जहां तेलंगाना के लोगों को कैसे आसानी से साधा जा पाए। लेकिन उससे पहले रणनीति के साथ साथ यहां बयानबाजियों का सिलसिला हाई हो चुका है। किस तरीके से ओवैसी ने एक बार फिर से ये बड़ा बयान दिया है और उन्होंने साफ साफ चुनौती भी दे दी है सरकार को कि सर्जिकल स्ट्राइक हैदराबाद ओल्ड सिटी में नहीं बल्कि चीन में करके दिखाइए। लेकिन इससे पहले सभी जानते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो उसका क्या नतीजा रहा, उस पर भी तमाम पार्टियां जो है सवाल उठाने लगी हैं। लेकिन अब यहाँ सर्जिकल स्ट्राइक का क्या मतलब है और तेलंगाना को साधने के लिए क्या सर्जिकल स्ट्राइक जरूरी है, और क्या अब सरकार से ओवैसी जंग चाहते हैं? क्योंकि ये भी वो कह रहे हैं साफ साफ कि बीजेपी हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रही है और बीजेपी जो है वो देश को बांटने का काम कर रही है। इन सवालों के जवाब भी हम जानेंगे, लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बड़ी तस्वीर आज की है, चूंकि लगातार राजनीति में बयानबाजियों का सिलसिला जारी रहता है, लेकिन ये बयानबाजी कितने आसमान तक पहुंच जाती है ये बड़ी बात हो जाती है। और इसके बाद अब ओवैसी ने जो बयान दे दिया है इसके क्या मायने हैं ये हम भी पूछेंगे और पूछा भी जाएगा। क्योंकि तेलंगाना में चुनाव है, लेकिन उससे पहले क्या इस तरीके की राजनीति ठीक है? क्या इस तरीके से जो मोदी विरोध में ओवैसी धमकाने पर उतर आए हैं क्या वो ठीक है? तो चलिए आज इस खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ अभी जुड़ गए हैं। आलोक वत्स हमारे साथ जुड़े हैं, नेता है बीजेपी पार्टी के। रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी हमारे साथ जुड़े हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सबसे पहले शुरुआत आलोक वत्स जी आपसे मैं करूंगी। अब जिस तरीके से ओवैसी की तरफ से एक बार फिर से बयान दे दिया गया है और वो साफ चुनौती दे रहे हैं बीजेपी को कि हैदराबाद क्यों, चीन में जाकर करिए ना सर्जिकल स्ट्राइक, हम डरते नहीं है, चूड़ियां नहीं पहन रखी हमने। क्या जवाब देंगे इस पर? देखिए, वो बयानबाजी के लिए वो उलट पुलट पुराने आदमी हैं, उनकी बात को हम बहुत देते हैं। वो समय समय पर सुर्खियों में बने रहने के लिए बयान देते रहते हैं। ऐसी बयानों का हमारे नजर में कोई ज्यादा औचित्य नहीं है। उनको जो कहना है कहते रहें, हम पर उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो क्या बीजेपी हैदराबाद में सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी कर रही है क्या? देखिए, जो भी तैयारी होगी उसको हम करेंगे और हम उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। चलिए ठीक है। कर्नल टीपी त्यागी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। त्यागी जी, अब इस बयान को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जिस तरीके से अब सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर यहाँ बयानबाजी शुरू हो चुकी है, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, पहली बात तो हमें ये कहा गया है कि ओल्ड हैदराबाद में सर्जिकल स्ट्राइक की जाएगी। इसका मतलब ये स्ट्राइक ऐसी नहीं है कि जिसमें गोलियां चलेंगी, ट्रुप्स जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब ये है कि जो सेंसिटिव अड्डे बना दिए गए हैं, जहां पे पुलिस और बिजली विभाग के लोग भी अपना बिल लेने जाते हैं तो उन्हें विरोध का सामना करना पड़ता है, उस स्थिति को बेहतर किया जाएगा। 1 सेकंड, जो ये ओवैसी जी कह रहे हैं और जो इन्होंने भाषण दिया है उसके 2 कारण हैं। पहला कारण तो ये कि तेलंगाना में चुनाव है और तेलंगाना के अंदर इस किस्म की घोषणाएं की जा रही हैं कि मुसलमानों के लिए एक अलग अस्पताल होगा, मुसलमान विद्यार्थियों के लिए स्पेशल स्कॉलरशिप दी जाएगी। यानी कि जब ये सरकार की तरफ से ही हो रहा है तो ओबीसी को और जरा ज्यादा उठ के बोलने का मौका मिल गया। दूसरा ये कि जो हमारे मरहूम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत कहा करते थे कि 2.5 फ्रंट से हमको लड़ना है, वो जो आधा फ्रंट था ना, वो आधा फ्रंट के अंदर ये ओबीसी जी और महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला और इस तरह के लोग आते हैं और जिनका संरक्षण कर रही हैं कुछ राजनीतिक पार्टियां। इनके खिलाफ तो एक एक्शन लेने की आवश्यकता है। अब उन्होंने एक बात ये कही कि अगर हिम्मत है तो चीन के ऊपर स्ट्राइक करके दिखाओ। जी, ओबीसी साहब की जानकारी के लिए बता दें कि चीन के ऊपर अभी हाल के 4-5 सालों में 3 स्ट्राइक की गई है और ये जो 3 स्ट्राइक है ये रिएक्शन स्ट्राइक है।
इनको आप सर्जिकल कहें या कोई और नाम दें, बात अलग है, लेकिन डोकलाम में आपने देखा नहीं कि चीन को वापस जाना पड़ा। गलवान में आपने देखा नहीं कि चीन के 3 गुना सिपाही हताहत हुए। और तवांग में तो ये हाल हुआ कि चीन के जो लोग थे जो घुसपैठ करने आए थे वो भागे और भाग के अपनी पोस्ट में पहुंचे, और हमारी जाट रेजिमेंट के लोग धावा बोलते हुए उनकी पोस्ट पे पहुंच गए। वहां जाके तब चाइनीज ने हवा में गोलियां चलाई। यानी कि हमने 3 जगह उन्हें वापस भगाने का काम किया है। डेप्सांग और डेमचौक ये 2 पुराने समय के केसेस हैं और इनको भी डील कर लिया जाएगा। अरे 3500 किलोमीटर लंबी जो हमारी सरहदी सीमा है चीन के साथ, जिसमें कम से कम 65 से ज्यादा फ्रिक्शन पॉइंट है। कुछ फ्रिक्शन पॉइंट के ऊपर चीन का परसेप्शन है कि वो हमारी तरफ है, हम भी अपना परसेप्शन दिखा देंगे। हमारे परसेप्शन में भी वो पॉइंट जहां एडवांटेज इंडिया है उसको हम लेंगे। अगर सलामी स्लाइसिंग वो कर रहा है हम भी करेंगे, तो हम चीन के साथ बराबर कर रहे हैं। और आखिर में जो उन्होंने कहा कि हम चूड़ियां पहनकर नहीं बैठे हैं, ये तो देश के अंदर बदमजगी फैलाने वाला ऐलान है। इस किस्म के ऐलान से वो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं और वो 2 कम्युनिटीज को आमने सामने ला रहे हैं। ये भड़काऊ भाषण है और भड़काऊ भाषण के अंदर इस व्यक्ति के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। अगर इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो जनता समझ चुकी है। आज हिंदुस्तान की जनता 1947 वाली जनता नहीं है, ये समझ चुकी है और अब ये एक्शन लेगी। ठीक है, अजय वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। पंडित मनमोहन झा हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं AIMIM के। मनमोहन झा जी, मैं आपसे ही शुरुआत करूं। अब जरा ये बताइए कि असदुद्दीन ओवैसी को अचानक हो क्या जाता है? अभी ये कौन बोल रहे थे मैडम? क्या हो क्या जाता? सच को सच जी कहना जुर्म है क्या? जिस तरीके से एक मिनट, अरे मेरा सवाल तो सुनिए पहले मनमोहन जी। मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी एक अलग ही लहजे में बोलते नजर आए हैं कि बोल नरेंद्र मोदी कौन दोस्त है क्या उनके? लहजा आप सिखाते हैं, पहले खुद तो लहजा सीख लीजिए। और ये सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दा कहां से उठाया? लहजा की जहां तक बात है तो मैं समझता हूँ जितना बेहतरीन और खूबसूरत लहजा हम ऑल इंडिया मिलिट्री इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ताओं और नेताओं का है, भारतीय जनता पार्टी तो इसकी बात ही ना करे, क्योंकि ये वो लोग हैं कि जुमला कब कह दें और सच कब कह दें इसकी कोई गारंटी नहीं है। जहां तक रही सर्जिकल स्ट्राइक की बात, इन्होंने कहा ना कि मैं ओल्ड सिटी में सर्जिकल स्ट्राइक करूंगा। इनसे ऑल इंडिया मिलिट्री इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूछता है कि ये सर्जिकल स्ट्राइक कब करेंगे? ब्रिजभूषण सिंह पे वो सर्जिकल स्ट्राइक कब होगा? कब तक हमारी देश की बेटी जो है न्याय की मांग करता रहेगा? और रही जहां तक बात सर्जिकल स्ट्राइक की, तो सबसे बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक तो हमारे नेता ने तेलंगाना में सरकार रहते हुए भारतीय जनता पार्टी पे किया कि आपने देखा कि लगभग 25,000 करोड़ रुपया हिंदू धर्म के मंदिरों के निर्माण, उसके रख रखाव, पुजारी की तनख्वाह, ये सारी व्यवस्था जो हम पे आरोप लगाया जाता है कि ऑल इंडिया मिलिट्री इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ मुस्लिमों की बात करता है, लेकिन जब सत्ता उसके हाथ में होता है, उसके इशारे जब सत्ता में वो भागीदार होता है तो सबको बराबर का न्याय देने का काम करता है। ये है। ठीक है अजय वर्मा जी, ठीक है अजय वर्मा जी, अब कांग्रेस पार्टी का क्या रुख है? क्योंकि तेलंगाना में चुनाव और उससे पहले इस तरह की राजनीति, सर्जिकल स्ट्राइक करने की बात और जो बयान असदुद्दीन ओवैसी का आया है आपने सुन लिया होगा, इत्तेफाक रखती है कांग्रेस पार्टी इससे? देखिए, मुझे ये बताइए कि इससे मनमोहन जी से पहले कौन साहब बोल रहे थे? जी, सामने टीवी नहीं है? कर्नल टीपी त्यागी जी, रक्षा विशेषज्ञ। अच्छा, और ये मनमोहन जी बोल रहे थे। और कौन कौन लोग हैं इस चैनल पर? मैं हूँ, आलोक वत्स जी। अच्छा जी, देखिए, ये तो आपको असदुद्दीन ओवैसी बताएंगे कि उनका क्या बयान है। हाँ। गवर्नर सतपाल मलिक के बयान से आप सहमत हैं? वो गवर्नर थे भारत के, हिंदुस्तान के गवर्नर थे एक स्टेट के, और उसका जवाब नहीं देंगे, उनके खिलाफ CBI लगा देंगे, उन्हें बंद करने की धमकी दे देंगे, पुलिस पीछे पहुंच जाएगी। भारत का एक गवर्नर संवैधानिक पद पर बैठ के जब कहता है ये स्ट्राइक जो कराई गई, ये नहीं बताया कि कहां से लोग आए, जान के कराई गई थी देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ने, इसका जवाब दीजिए। तो ये देश की सरकार केवल नौकरियों के नाम पर 2 करोड़ नौकरी देंगे मित्रों, छात्रों को ठगती है,
महिलाओं को गोल्ड मेडल अपने साथ पोडियम पर फोटो खिंचवा के उन पे डंडा पिटवाती है, उन पे डंडा पिटवाती है और उनको रौंदवा कर उनको, हेलो जी जी बोलिए बोलिए, उनके खिलाफ पुलिस से रौंदवा कर उनके मुकदमे दर्ज कराती है। पहलवान बेटियों की जो देश की शान बान और आन है उनकी बेइज्जत कराने का काम ये अमित शाह जी की गृह मंत्रालय की पुलिस करती है। ये कितना निंदनीय है कि भारत सरकार की। ठीक है, यानी अजय वर्मा जी, ठीक है, जो ओवैसी की ओर से जो बयान दिया गया है उसके सपोर्ट में है कांग्रेस पार्टी क्या? आप पहले मेरी सुन लीजिए, मैं फिर हाँ, आपको सारी नहीं, काउंटर क्वेश्चन तो मैं करूंगी ना सर। नहीं, देखिए चाइना में जब कर्नल वी संतोष बाबू की हत्या कर दी गई, शहीद हो गए वो देश के नाम पर 20 लोग, और वहां जवाब नहीं है। चाइना के कई सौ किलोमीटर में चाइना घुस गया और साहब कहते हैं कोई नहीं घुसा है, साहब कहते हैं कोई नहीं घुसा है। चाइना को आग लाल आग कब दिखाएंगे? 56 इंच कब होगा चाइना के ऊपर, कब होगा स्ट्राइक? ये पूछ रहे हैं हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग। इनमें भाजपा के चिंटू पिंटू प्रवक्ता, इनके ज्ञानवान प्रवक्ता, इनका IT सेल, इनका झूठ का सेल और इनके चरण चुंबक अंधभक्त और भक्तों को छोड़ दीजिए। बाकी सब हिंदुस्तान के लोग इनसे असहमति रखते हैं। देश से पूछते हैं कब व्यापार देंगे, कब नौकरी देंगे, कब रोजगार देंगे, कब इन्फ्लेशन कम होगा, कब महंगाई कब होगा, कब पेट्रोल कम होगा, कब डीजल कम होगा, कब दूध कम होगा। और कब ये प्रोपोगंडा जो देश में चुनाव जीतने के लिए फैलाते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक कराते हैं, सतपाल मलिक के साहब का जवाब दीजिए। और बेटियों को कब मान मिलेगा, कब ब्रजभूषण जेल जाएगा, कब उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद भी अरेस्ट नहीं होगा वो? ठीक है आलोक वत्स जी, सारी जो बातें सबने बोली उनका जवाब दीजिए। वो बार बार यही कह रहे हैं कि जहां आपको स्ट्राइक चलानी चाहिए वहां तो बीजेपी चलाती नहीं है, चाहे पहलवानों की बात हो, सत्यपाल मलिक की बात हो, कहीं की भी बात हो, बीजेपी वहां पीछे क्यों हो जाती है? और यह हैदराबाद को लेकर के यह नया मुद्दा क्यों उठ गया? देखिए, जो पहलवानों की बात है वहां पर कानून अपना काम कर रहा है। वो गैर कानूनी काम हमसे करवाना चाहते हैं, वो हम कभी नहीं करेंगे। हाँ? और रही बात जो ये सतपाल मलिक जी के लिए बोल रहे थे, हाँ। तो जब वो सत्ता में थे तब उन्होंने सत्ता की मलाई चाबी, जब सत्ता से हट गए तो उनको सारी चीजें याद आ रही हैं। इन्होंने सत्ता में रहते हुए क्यों नहीं बोला था ये बात? बेटियों को उनके साथ भेज देंगे क्या? शर्म करो भाई आलोक जी, माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो उन पास्टों की बेटियों के खिलाफ। अरे MP को वहां अरेस्ट नहीं करा रहे, बेटियों के बलात्कारी बाबाओं को आप गुरु मानते हैं? आशाराम बापू रुक जाइए वर्मा जी, रुक जाइए, आज मुद्दा स्वामी चिन्मयानंद को आप अपना गुरु मानते हैं? पूर्व गृह मंत्री है कुलदीप सेंगर, आपकी सोच और आपकी विचारधारा है। आशाराम आप अरे रुक जाइए भाई अजय वर्मा जी, रुक जाइए, आप ही के सवाल का जवाब ले रही हो, सुन तो लीजिए उन्हें। अब आप ही बोलते रहेंगे, ऐसे थोड़ी चलेगा। आलोक जी कुछ नहीं बताएंगे, रुक जाइए वर्मा ये तो बेचारे अच्छे आदमी हैं। रुक जाइए, मैं आपसे भी काउंटर क्वेश्चन कर सकती हूँ, लेकिन रुक जाइए थोड़ी देर। वत्स जी अपनी बात पूरी कीजिए। वो सब जेल के अंदर है, केनी जी का बेटा जेल के अंदर है, चिन्मयानंद जी जेल में थे, बाद में बेल पे बाहर आए, सेंगर अभी भी जेल में है। हम किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन कानून का अपना जब फैसला आएगा तभी लोकतंत्र में किसी को जेल में या किसी के ऊपर कार्रवाई की जाती है। आप लोकतांत्रिक ढंग से कुछ करवाना चाहेंगे तो नरेंद्र मोदी जी न झुके हैं न कभी झुकेंगे। मनमोहन झा जी, अब जरा ये बताइए कि एक मिनट रुकिए, ये क्यों लगता है असदुद्दीन ओवैसी को कि देश को बांटने की कोशिश की जा रही है, धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश की जा रही है? क्या ये तेलंगाना की राजनीति का हिस्सा तो नहीं है? नहीं, देखिए, राजनीति मैंने आपसे पहले भी कहा कि हमारा मकसद सत्ता प्राप्त करना नहीं, हमारा मकसद है देश में भाईचारा और एकता कायम रखना है। हाँ। लेकिन जो ये सरकार 2014 से अब तक जो कार्रवाई ये करती आ रही है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपस में टकराव की बात क्यों होती है? और हम चाहते हैं कि टकराव की बात ना हो। हमने नमूना बताया ना आपको कि हमारी सरकार है हैदराबाद में, तो हैदराबाद में 25,000 करोड़ रुपया हमारी सरकार देती है हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों की बेहतरी के लिए, उसको खूबसूरती के लिए, उसके अच्छे निर्माण के लिए, रखरखाव के लिए। हाँ। तो ये हमने किया सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय जनता पार्टी पर। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बात हिंदुओं की करती है, बात मुसलमानों की करती है, लेकिन हम जो बात करते हैं उस पर अमल करते हैं। हम लोकतंत्र और संविधान पे चलने वाले लोग हैं। संविधान में जो बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई
सबका बराबर का अधिकार हो, उस सम्मान का एक नमूना मैं पेश कर रहा हूँ कि हैदराबाद में जिस ताकत में हम हैं उस ताकत में हम दोनों समाज की सेवा कर रहे हैं। लेकिन ये हम पे उंगली उठाते हैं, इनके लोग हम हमारे नेता पे उंगली उठाने का काम करते हैं। हाँ। इतना ही सीना 56 इंच का आपका है तो चाइना पे सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं करते आप? क्या क्यों घबराहट है? पूरा हिंदुस्तान का एक एक बच्चा आपके साथ खड़ा मिलेगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी। लेकिन ये अमित शाह जी अपना बयानबाजी कर रहे थे कि होगा सर्जिकल स्ट्राइक। अरे कैसा सर्जिकल स्ट्राइक? एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बाय बाय और टाटा करते हैं और दूसरी तरफ हमारा मणिपुर जल रहा होता है। इसको हम क्या नाम दें? तो अपनी नाकामी का ठिकरा फोड़ने के लिए हमेशा एक गुफा छोड़ देते हैं आप। कहते हैं ना कि जिन्होंने लूटा सरेआम मुल्क को उसकी तलाशी कोई नहीं लेता, गरीब लहरों पे पहरे बिछाए जाते हैं, समंदर की तलाशी कोई नहीं लेता। ये हालात है भारतीय जनता पार्टी और वर्तमान सरकार की। ठीक है, अजय वर्मा जी जुड़े हैं हमारे साथ। जी हाँ, बताएं। अजय वर्मा जी, अब जरा ये बताइएगा कि क्या इसे समझा जाए तेलंगाना की राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है चुनाव के लिए, या फिर वाकई में विपक्षी डर चुके हैं बीजेपी पार्टी से? क्या समझा जाए? है ना, ये ओबीसी बी टीम ऑफ द मोदी जी हैं, ये वोट काटने के लिए इन्हें भेजते हैं। कर्नाटक में इनका चला नहीं, देश में कहीं चला नहीं, ये इन्हीं की फंडिंग यहीं से होती है। ये जांच कराई जाए, इसकी मैं अनुरोध करूंगा। एलजी ने जो मांग करी है उसकी जांच कराई जाए, जो एलजी ने जांच मांग करी है उसकी जांच कराई जाए। इन बेटियों के बलात्कारियों की जांच कराई जाए, उस एमपी को अरेस्ट करके जेल भेजा जाए, वरना सिंहासन डोल रहा है। और अभी आपने देखा महाकाल के दरबार में किस तरह से भूकंप तूफान आया। 350 करोड़ रुपए लगने के बाद भी जब गलत मुहूर्त में आप शुभारंभ करेंगे तो यही होगा। और ऐसे ही आप इस देश की रक्षा करिए, इस देश के लोकतंत्र की रक्षा करिए। एक स्वयंभू आत्ममुग्ध तानाशाह है, इस देश को चलाने के जो प्रयास करेंगे। लोकतंत्र की रक्षा की जाती है तो भी विपक्ष एक साथ आ जाता है। बात तो यही है, जब लोकतंत्र की रक्षा की जाती है तो भी विपक्ष एक साथ आकर के एक ही नारे में आवाज उठाता है, उसका विरोध करता है। तो ऐसे काम नहीं चलेगा ना। कर्नल टीपी त्यागी जी, अब जरा आपने सभी की बातों को सुन लिया, अब जरा मुझे ये समझाइएगा कि स्थिति कैसे बनती है सर्जिकल स्ट्राइक की। क्या सर्जिकल स्ट्राइक कई मायनों में अलग अलग भी होती है? क्योंकि जैसा भी आपने बताया कि हैदराबाद ओल्ड सिटी में अगर स्ट्राइक होती है तो उसका अलग मतलब होगा, तो क्या क्या मायने निकाले जाएं इसके? देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक किसी खास बात की सफाई के लिए होती है। अब जब हम दुश्मन के यहाँ जाते हैं तब उस समय वो आर्म्ड स्ट्राइक होती है। यहाँ पे अगर वो ओल्ड हैदराबाद की बात कही गई है तो वो इसलिए कही गई है कि ओल्ड हैदराबाद के अंदर छोटे छोटे संवेदनशील इलाके बन चुके हैं जो लोकतंत्र के लिए खतरा है। वहाँ पे लोगों को जाने में, पुलिस को जाने में, बिजली विभाग को जाने में, किसी को जाने में वहाँ पे विरोध का सामना करना पड़ता है। हाँ। वो चीज को साफ करने के लिए। हाँ। अब जो ये कहते हैं कि साहब चीन के ऊपर स्ट्राइक करो, इनको अपने गिरेबान में सोचना झांकना चाहिए। जो भी लोग हैं ये कह रहे हैं, एक जमाना था ये लोग कहते थे कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें और पुल बॉर्डर एरिया में इसलिए नहीं बनाएंगे, अगर चीन आ गया तो वो इनका इस्तेमाल कर लेगा। अरे आज देखिए, क्या बताओ, क्या डोकलाम में एक रिएक्शन स्ट्राइक नहीं हुई? अरे भाई साहब, रुक जाइए अजय वर्मा जी रुक जाइए, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। आपकी बात भी किसी बीच में नहीं बोला। वर्मा जी शांत हो जाइए प्लीज। अजय वर्मा जी को पहले सिखाइए कि अगर डिबेट में आना है तो सुने। क्या मुझे बता दीजिए कि क्या रिएक्शन नहीं दिया गया डोकलाम में? क्या रिएक्शन नहीं दिया गया गलवान में? और तवांग में तो ऐसा रिएक्शन दिया गया जिसे कुछ नेता कहते रहे हमारी फौज पिट के आ गई। अरे तो काम तो आप ऐसा करते हैं। हमने तो स्ट्राइक की है और डेप्सांग और डेमचौक आज का नहीं है, ये उस जमाने का है जिस जमाने में आप सो कॉल्ड हुआ करते थे। बिल्कुल, लेकिन अभी भी यही सवाल है कि आखिरकार सर्जिकल स्ट्राइक जो हो चुकी है उसको लेकर के भी पार्टियां सवाल उठाती हैं, लेकिन अब तेलंगाना में जो स्थिति बन रही है उसका क्या असर होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो चलिए, इस बुलेटिन में बस इतना ही, चर्चा में बस इतना ही। बने रहे हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।